10 जनवरी दोपहर 2 बजे। खून की बू में लिपटा वो तहखाना लम्हा ब लम्हा कमज़ोर पड़ रहा था। सुतून भुरभुरे होकर गिरने के दर पे थे। हिम्मत असीरा अब जवाब देने को थी। हसन सुल्तान होशो हर्ष से बेगाना हो चुका था। शादान गुमसुम सा उससे करीब बैठा था। वो उसे देखते हुए सिर्फ ये सोच रहा था कि कोई मौत से इतना निडर कैसे हो सकता है। उस सहहाने में बैठकर उससे बहुत बार बहुत प्लान्स बनाए थे। आज सब दूर चला गया। आज बस एक तजस्सुस था, एक सवाल जो उसकी रूह तक को बेचैन किए हुए था। आज दुनिया एक तरफ हो गई, आज वो था, और 60 साल बाद वाला उनका अंत। जब मरना था तो खौफ कैसा। जबरी शाहनवाज अपने पैर से बहते खून को देख रहा था। गोली अब भी अंदर थी। उस सहयाने में रहते हुए हसन की ये हालत देखकर उससे पहली बार अंदाजा हो रहा था कि आखिर वो कैसी बेबसी होगी जिसे जावर खड़ को मजबूर किया होगा कि वो ऐसा कदम उठाए। ज़ुखरुफ दीवार से टेक लगाए खामोशी। उससे हसन सुल्तान से हसद हुआ। ये बेखौफी, ये मौत से बेखौफी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आज तक उससे क्यों नहीं मिल सका। कौन सा खौफ था जो कई लोगों के दरमियान लिए कलफ पे भारी पड़ गया था। सुल्तान का चेहरा सपाट था। अगर उसके जहन में कोई सोच आई भी थी तो वह आसानी झटक गया था। थोड़ी देर यूं ही बेमकसद बैठे रहने के बाद सुल्तान सफदर ने अपने कदम सबरीज की ओर बढ़ाए। फिर तरो दीवार ने उसे खून के उस सैलाब के पास पंजों के बल बैठते हुए देखा। वो गौर से उसके पैर को देख रहा था। गोली एहन पंजों के बीच लगी थी। सुल्तान ने गौर से हाथ की उंगली की मदद से उसका मुशाहिदा शुरू किया। जबरीश तड़प कर गर्दन पीछे कर गया। सुल्तान अब दोनों उंगलियों से उसका जख्म खोलकर चेक कर रहा था। खून उबल कर बाहर आने लगा। उसे नए सिरे से तकलीफ होने लगी। वो करा रहा था। मैं आए। यूं ही झुकी हुई गर्दन के साथ ऑफर थी। मैं इसे निकाल सकता हूँ। आह, वाकई पागल हो गया तुम। जुहर खोलकर अपनी जगह से उठी। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, जाओ जाकर जबल खान को बुलाओ। हसन मर जाएगा, और जबरीज के पैर में इन्फेक्शन हो गया तो। बाजू में गोली लगने से कोई नहीं मरता। सुल्तान सरसरी अंदाज से बोला। खून बह जाने से तो मरता है ना। शादान हल्की आवाज से बोला। खून बहुत बह गया है, वो मर जाएगा। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती थी। ये गोलियां हसन के बाजू में लगी थीं, मगर ये गोलियां बरसों से सेट किए शादान के उन दोहरे मयार पे भी लगी थीं। उसे लगा था जैसे उसकी सारी ज़ात पाश पाश हो गई हो। क्या जरूरत थी इसे बेराम से इस तरह बात करने की। जबरीश सख्ती से बोला। हसन जानता था वो लोग इस वक्त हम पे गुस्सा है, फिर भी इतनी बकवास कर दी। वो एक लम्हे को ठहर गया और ज़रा तवक्कुफ किया। उसे लगा था वो गर्म लोहे पे चोट मार रहा है। उन दोनों भाइयों के दरमियान एक सर्द दीवार खड़ी कर रहा था। जबलहान असूल पसंद आदमी है और बेराम उसके असूल तोड़ चुका है। हसन ने ये सब हमारे लिए किया है। सैयद शादान एहसान की पहुंच से झुक रहा था। मैं आए। सुल्तान मुसलसल उसके पैरी को देख रहा था। सबरीश ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ इत्मीनान था, मान भी। फिर उसे धीरे से सर को अस्वाद में हिला दिया। फिक्र मत करो, मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। उससे गर्दन फेर कर अपने अक में खड़ी सुखरूफ को देखा और फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ इशारा किया। वो लपींचे मुड़ गई और एक हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स का डब्बा उठा कर ले आई। फिर सबरीश के साथ आकर बैठी। उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे तसल्ली दी। सुल्तान अब मुख्तलिफ औजार निकाल रहा था। गोली बाहर निकालने वाला एक औजार निकालकर उससे एक नजर सबरीश को देखा। गहरी बुरी आंखों वाला मर्द सर को अस्बात में हिला गया था, यूं जैसे अपने सामने बैठे मर्द पे एतबार जाहिर किया हो। ज़ुखरूफ ने उसके पैर के जख्म को उंगलियों से खोलना चाहा, मगर उबल कर बाहर आते खून को देखकर वो फौरन पीछे हुई। सुल्तान ने ताज्जुब से उसे देखा। उसी वक्त शादान अपनी जगह से उठ कर आया, सबरीज के करीब बैठा और उसके जख्म को उंगलियों से पूरा खोल दिया, यूं कि अब गोली का सरा साफ दिखाई दे रहा था। जबरीश ने आंखें मूंद ली, दांत पे दांत जमा कर जब्त किया। ये तकलीफ उससे पहली बार नहीं हुई थी। उससे पहली बार की तकलीफ याद आई। वो तकलीफ मुख्तलिफ थी। उससे अपने दोस्तों की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे बस तकलीफ हो रही थी। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे बस तकलीफ हो रही थी। ऐसी तकलीफ उससे एक बार पहले भी हुई थी, कई साल कबल का जिक्र है। लंदन की कदीम इमारतें अपनी तमाम तर शान से खड़ी थीं। आज सुरमाई सड़कें गीली गीली थीं, फरवरी के अवलाई रोज से, मगर लंदन अभी से यख पड़ रहा था। सड़कों पर रश बढ़ रहा था। नफीस लिबास पहने ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ को जाते लोग हाथों में कॉफ़ी के कप लिए तेज़ी से सड़क पर अपने रास्ते बना रहे थे। ये शहर जरा रूखा और लिया दिया सा रहने वाला भी था। एक लंबी कुशायदा गली में, सड़क के दोनों अतराफ में
कैफ़े, शॉप्स, बुक स्टोर्स और फूलों की दुकानें थीं। उसी लंबी और मसरूफ सी गली में अगर तो गर्दन उठाकर आंखों पे हाथों का छज्जा बनाकर सामने देखो तो जबरी शाहनवाज सफ़ेद शर्ट पैंट के साथ डेनिम जैकेट पहने आसपास से बेनियाज कानों में हैंड फ्री डाले चलता जा रहा था। उसकी उम्र उन दिनों को 17-18 के करीब थी। घने बाल अच्छे से सेट थे और आंखों में बला की बेफिक्री और मासूमियत थी। चलते चलते वो एक कॉफ़ी शॉप के बाहर रुक गया, अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली, रकम अदा की और दुकान से बाहर निकल आया। आज काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था। वैलेंटाइन डे की आमद थी। हर दुकान, कॉफ़ी शॉप के बाहर सुर्ख फूलों, सुर्ख झालरों का राज था। उसके हाथ में मौजूद कॉफ़ी का कप भी सुर्ख रंग का था। कदीम गलियों में बोसीदा इमारतों के दरमियान सुरमाई सड़क पे चलते हुए कॉफ़ी का मग हाथ में लिए वो किसी फिल्म के सेटिंग मंजर जैसा लगता था। कॉफ़ी का कप हाथ में लिए स्ट्रॉ से घूंट लेते हुए वो आसपास सस्से घुमा रहा था। ये लंदन का ज़रा सा पसमानदा इलाका था जहाँ चीज़ें कुछ कम कीमत पे दस्तियाब थीं और लोग का मक्खन मगर बेसार ज़्यादा थे। यहाँ शॉपिंग करने वाले लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी थे। चलते चलते वो एक फूलों की दुकान के आगे रुक गया। गहरी भूरी आंखें छोटी हुई और चेहरे पे चमक दर आई। उसके लब पे इख्तियार मुस्कुराहट में ढल गए थे। द नीन फ्लावर्स। दुकान के ऊपर लगी तख्ती पे लिखा नाम उसे ज़ेरे लब दोहराया। वो उस नाम को जानता था। वो यहाँ कई बार आ चुका था। उसे फूल पसंद नहीं थे मगर वो हर बार यहाँ आकर ज़रूर रुकता था या शायद वो इसी दुकान की खातिर यहाँ आता था। कौन जाने। वो आज भी रुका था। जहाँ हर तरफ सुर्ख फूलों की बहुतायत थी वहीं उस दुकान पे सिर्फ एक ही रंग, एक ही नस्ल के फूल थे। सफ़ेद ट्यूलिप्स, वाइट ट्यूलिप्स। दुकान का शटर पूरा खुला हुआ था। दाखिली दरवाजे पे दो जीने थे और उन जीनों के आगे जरा से फासले पर लकड़ी के स्टूल्स रखे थे। सामने एक छोटी सी मेज। सबरेज मुस्कुराते हुए दो कदम पीछे हुआ। यहाँ से वो पूरी दुकान देख सकता था। उसी पल कोई काउंटर के पीछे से सामने आया। वो कोई लड़की थी। सबरीज को देखकर उसकी आंखों में शनासाई की रोमक आई और सबरीज की लबों पे हल्की सी मुस्कान। आसमान का सीना चीरते बाहर निकलती धूप उस लड़की की आंखों पर पड़ी तो आंखें चुंधे आ गई। जबरीश ने गहरी सांस ली। लंदन खूबसूरत था। उसके साथ होते हुए लगता था फैसला करना मुश्किल था। मैं हर बार सोचता हूँ कि अगली बार यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारी दुकान पे नहीं रुकूंगा, मगर मैं हर बार रुक जाता हूँ। वो लड़की के चेहरे पे नजरें जमा कर बोला, मैंने भी कभी तुम्हें इसरार नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन होता है तुम दोबारा जरूर आओगे। वो फूलों के छोटे छोटे बास्केट हाथों में लिए हुए थी। तुम्हें इसरार करना चाहिए। क्या मालूम कभी मैं नाराज हो जाऊं। वो आगे आ गया था। ये मौका इस जिंदगी में तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा। मसरूफ सी बोली। उससे गहरे सुर्ख और सफ़ेद रंग की फूलदार फ्रॉक पहन रखी थी। काउंटर से निकलकर वो बाहर आई तो सबरीश ने उसके जूते देखे। हमेशा की तरह सफ़ेद। फ्रॉक की लंबाई उसके टखनों को छूती थी। साथ उससे हाफ जैकेट पहन रखा था। सुनहरी बाल पुष्पिक खुले छोड़ रखे थे जिनके सामने से चुटिया बनी थी और उन बालों में छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे थे। उसकी सांवली रंगत धूप की वजह से तमतमा रही थी। उसके नुकूश बेहद आम थे लेकिन वो अपना बेहद ख्याल रखा करती थी। शायद तुम्हारी याददाश्त पे असर हुआ है तनीन। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे है, मलका इंग्लिस्तान का सोएम नहीं। वो सुर्ख की जगह सफ़ेद फूलों की तरफ इशारा करते हुए बोला। तनीन ने फूलों की टोकरियां दुकान के बाहर सजाते हुए बेख्तियार कानों को हाथ लगाया था। कुछ खुदा का खौफ करो। तुम मलिका के मरने की बातें कर रहे हो। क्यों? मलिका आबे हयात भी कराई है, मरना तो उसने भी है। वो कहते हुए दुकान के अंदर गया। उसके हर हर अमल से वाज़ेह था कि ये दुकान उसकी मालकिन, ये फूल, हर कोई उससे शनासा था। वैसे आपस की बात है, मलिका को चाहिए अब इस दुनिया से पर्दा कर ले। कब तक शाही खानदान के बाकी लोगों के हकूक खाती रहेगी? तुम मलिका के मरने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? तनीन ने गर्दन उठाकर काउंटर के पार देखा जहाँ झुककर वो फूलों की टोकरियां उठा रहा था। तेजी करो। मैं मलिका के मरने में नहीं, तुम्हारे कारोबार की तरक्की में इंटरेस्टेड हूँ। मलिका मरेगी तभी तो ये फूल बिकेंगे। वो काउंटर के ऊपर फूलों की टोकरियां रखता जा रहा था। कॉफी का सुर्ख मग मेज पे धरा था। सफेद दुनिया में दूसरा सुर्ख रंग पहला कौन सा है? अव्वल तो अगर मलिका मर भी गई तो फूल मेरी दुकान से नहीं जाएंगे। दोहिम, क्या मेरे फूल किसी की शादी के लिए नहीं जा सकते? वो खफा हुई। नहीं, क्योंकि शादियों में कोई सफेद फूल नहीं लगा था।
सबरीश ने अपने पूरे 32 दांतों की नुमाइश की। शादियों में कोई सफ़ेद फूल क्यों नहीं लगाता? उसके चेहरे पे हवकीदार आई थी। सबरीश काउंटर पे कोनिया जमाए खड़ा था। शादी हर इंसान की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सफेद रंग फीका और गम का रंग है। कोई अपनी जिंदगी इस रंग से शुरू करना चाहेगा? सबरीश ने सारा काउंटर फूलों की टोकरियों से भर दिया था और अब दोनों के दरमियान एक काउंटर था, सफ़ेद टूलिप्स के फूलों से भरा काउंटर। तनीन चंद पल उसे देखती रही, फिर आगे आई। इस सफ़ेद दुनिया में अगर कोई सुर्ख रंग था तो एक वो कॉफ़ी का मग और दूसरा उसकी फूलों वाली फ्रॉक। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इसी रंग और इन्हीं फूलों के साथ करूंगी। अगर किसी लड़की ने मुझे प्रपोज करना हो तो उसे सफ़ेद ट्यूलिप्स लाने होंगे। अगर किसी को मुझे बनाना हो तो उसे सफ़ेद ट्यूलिप्स लाने होंगे। वो आगे आई, अपनी दोनों कोनियां काउंटर पे टिकाई। सबरी जब उसकी आंखों में झांक सकता था। अगर किसी को मुझसे इजहार मोहब्बत करना होगा तो उसे सफ़ेद ट्यूलिप्स लाने होंगे। मैं तो अपने बच्चों को भी सफ़ेद ट्यूलिप्स का इश्क विरसे में दूंगी। उससे आंखें पटपटाई। सबरीज उसे देखता रहा। वो सुर्ख फूलों का शौकीन था, मगर अब अपनी मुस्तकबिल की शादी को वो सफ़ेद रंग में तस्वुर कर चुका था। मोहब्बत बड़ी कम वक्त है, इंसान के दिल को ऐसा मोम करती है कि वो महबूब के हर हुक्म के सामने पिघलने लग जाता है। और वैसे भी तुम्हें मेरे फूलों से अल्लाह वास्ते का बैर है, बिक तो जाते हैं सारे। उसने बेनियाजी से कहते हुए कोनियां काउंटर से हटाई, टोकरियां हाथ में उठाएं, फिर ठहर गई। तुम मेरा लकी चार्म हो, जब जब आते हो मेरे सारे फूल बिक जाते हैं। साथ ही इसे कहकर वो फूलों को दोबारा तरतीब से रखने लगी थी। जबरीश ने याद करने की कोशिश की कि उसके फूल कैसे बिकते थे। तुम उसके साथ याद करना चाहोगे? ये लंदन में वाक़या सुल्तान सफ्तर के अपार्टमेंट का मंजर है। यूं तो वो हॉस्टल में रहा करता था, मगर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंक करने क्लास फेलो से हाथापाई, दोस्तों की खातिर मुख्तलिफ झगड़े और अपनी पॉकेट मनी को घंटों में उड़ाने की सजा में वो कुछ दिन कबल ही यहाँ शिफ्ट हुआ था। बमाश शादान और सबरीज सफ्तर साहब को गलत इतला मिली थी कि वो बिगड़ा हुआ रईस सादा दोस्त हसन सुल्तान था। इस इल्ज़ाम की भनक उस खानदानी इंसान को लग गई और उससे मोमबत्ती की तरह आग पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि सुल्तान सफ्तर के अपार्टमेंट में कदम नहीं रखेगा। गहरत लॉन्ज में रखे एल शेप सोफे पर सुल्तान पैर पे सारे लेटा हुआ था। शादान बेयकीनी से चक्कर काट रहा था। सुखरुख सिंगल सोफे पर बैठी सेब कुतर रही थी और जबरी शाहनवाज कारपेट के टुकड़े पे आलती पालती मारे सोफे से टेक लगाए बैठा था। आंखें पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ झूलते शादान पर जमी थीं। नहीं, मुझे ये बताओ, ये लड़की से तुम मिले कहाँ थे? लाइब्रेरी में? तुरंत जवाब आया। तो ताल्लुक भी वहीं तक रखते। उसकी फूलों की दुकान में अपनी अमदाद डालने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? वो सोफे के दरमियान रखी छोटी मेज पर आकर बैठा। वो तुम्हें लाइब्रेरी में मिली, दोस्ती हुई, समझ आता है, मोहब्बत भी हो गई। उम्र देखी है अपनी? उम्र से क्या होता है? 18 साल का हो गया हूं मैं, और यहाँ तो 14 साल के बच्चों की भी गर्लफ्रेंड्स हैं। अंग्रेज को देखकर देसी रंग बदलता है, तुमने सुना नहीं? वो बगैर असर लिए बोला, ऐसी कोई मिसाल एग्जिस्ट नहीं गई थी। सुखरुख ने सेब की काश उंगलियों के दरमियान थामे ऐलान किया। ठीक है, तुम्हारी उस 1.5 साल मोहब्बत पे मुझे कोई एतराज नहीं, मगर एतराज इस बात पे है, तुम उस पर इतना पैसा क्यों ज़ाया करवाते हो? अगर उस पर खर्च हो रहा है, ये पैसों का ज़या नहीं, ताज़ीम है। कल जिस मुशायरे में शिरकत की थी उसका असर हो रहा था। तो भाई, अपने पैसों से ताज़ीम दें या ताज़ियत, उसके बेकार फूल खरीदने के लिए हम क्यों पैसे भरें? इसे 1 महीने में 3 बार ऐसे अजीब फूल ले आई है। वो अब्बा मुझसे हिसाब मांगते हैं, मैं क्या बताऊं? अपनी लड़की तो कभी आंखों से देखी नहीं। दोस्त की लड़की है, पैसा लुटा रहा हूं मैं, और लड़की भी वो जिसे दोस्त की इस शाखर्ची का इल्म भी नहीं। शादान सरस आगे हुआ, सबरीश के कंधों पे हाथ रखा। भाई देख, शाहजहां की कब्र को लात मत मार। तू जबरीज है, अजीम उल शान शहनशाह नहीं। होश कर, होश। वो थक कर पीछे हुआ। सबरीज ने उसका हाथ उठाया, फिर सुखरुख को देखा, फिर सुल्तान को। तुम सारे अमीर लोग हो और मैं गरीब। अगर चंद पौंड तुम लोगों ने खर्च कर लिए तो क्या बिगड़ जाएगा? बेचारी के फूल बिक जाएंगे। अगर ना बिके तो उसकी कितनी टेंशन होगी? तो वो चंद पौंड तुम पे खर्च होने चाहिए ना, ताकि हमारा दिल भी ठंडा हो। छोकरी ना थी, मत्थे जो सूर थी वे। लड़की ना हुई, सर का दर्द हो गई। शादान बड़बड़ाया। जब उस पे खर्च होते हैं तब मेरा दिल ठंडा होता है। जबरीश तुर्की पर तुर्की बोला। शादान उसका मुंह देख कर रह गया। अब के सुल्तान भी अपनी जगह से उठकर बैठा। देखो यार, तुम उसको बताओ ना कि वो ओकेजन्स के हिसाब से फूल लाया करे। अब वो क्रिसमस से पीले गुलाब ले आती है, ईद पे स्या और वैलेंटाइन डेज पे सफ़ेद।
तुम कब तक उसको नुकसान से बचाओगे? जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती। और तुम्हें देखकर मुझे यकीन है ये हिम्मत अगले 100 सालों तक जवाब नहीं देगी। शादान चलकर बोला, इंशाल्लाह। ज़ुखरुफ ने जैसे सफरीज की बलाएं ली हों। यानी तुम उसे मशवरा नहीं दोगे? सुल्तान ने आखिरी कोशिश करनी चाहिए। महबूब के उल्टे कामों पे मशवरा नहीं, मफाहमत की जाती है। वो सीने पे हाथ रखकर वारफर्दगी के आलम में बोला, वो जो भी गलत करेगी मैं फिक्स करूंगा। उसे लगता है मैं उसका लकी चार्म हूं, मैं उसका यकीन बरकरार रखूंगा। उसे लगता है मेरे आने से उसके फूल बिकेंगे, मैं वो बिकवाऊंगा। उससे तीनों दोस्तों पे नजर डाली, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे ये बताओ, तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं? सुल्तान दोबारा लेट गया, कमर दुख गई थी बैठकर। मैं तो आ रहा हूं। वैसे भी मेरे बाप के पास हराम का पैसा बहुत है। वो तो मेरे बाप के पास ही वो है, लेकिन उन्हें लगता है मैं सारा पैसा लड़कियों पे उड़ा रहा हूं। अब उन्हें क्या बताऊं, लड़की के नाम पे उसका साया भी जिंदगी में नहीं। और मेरी बहनों और अम्मा को लगता है मैंने कोई नया ब्रांड ढूंढ लिया है जिससे मैं बेदरीक पैसे लुटा रही हूँ। वो मुझसे नाम उगलवाना चाहती हैं। सेब की खाश मुंह में रखते उससे कंधे उचकाए। इतना पैसा होने के बावजूद जब तुम्हारे वालिदैन इतनी सख्ती करते हैं तो ऐसे माँ बाप रखने का क्या फायदा? सबरीश को अफसोस हुआ, बाकी सब भी सोच में पड़े। फिर सुखरूख प्लेट छोड़कर उठी, हाथ से छोटे बालों को पीछे किया। वो प्लेट दोबारा उठाने लगी जब शादान ने उचक ली। कम खाओ मोटी, किसी दिन फट जाओगी। चलकर कहते वो प्लेट ले गया। सुखरूख पूरा मनाए बगैर आगे आई, सबरीश के सामने आ खड़ी हुई। तुम बस उसे खुश रखो, पैसे का क्या है, आनी जानी चीज है। काश कोई मेरे लिए भी इतनी एफर्ट्स करता। मैं तैयार हूं। शादान सोफे पे पैर फैलाए हुए बोला, बाल बढ़ा लो फिर प्रपोज करूंगा। मुझे लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं। मजे से सेब खाते हुए ऑफर दी। सुल्तान की रंगत फीकी पड़ी थी, जिससे वाज़ेह तौर पर सिर्फ सबरीश ने नोट किया था। तुम्हें तो पूछने से पहले ही मना करूंगी, परे मरो। सुखरू को कोफ्त हुई। मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा। यकीनन तुम्हारे ज़हीन माँ बाप मेरा रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। अब की उससे कनकियों से सुल्तान को देखा था, उसकी आंखों में बेचैनी भरने लगी थी। उसके हिसाब से गुफ्तगू गलत सिमट जा रही थी। दुरुस्त कहा, रिश्ता नहीं ठुकराएंगे, बल्कि तुम्हारी ठुकाई करके तुम्हें घर से निकालेंगे। बस कर दो तुम दोनों। सुल्तान चिढ़कर बोला, उसके कान तक सबसे सुर्ख होने लगे थे। हर वक्त फजूल बातें करते हो। अपनी जगह से उठकर वो शादान के करीब आया और उसके बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से खींचा। शादान की चीखें अर्श तक गई थीं। जबरेज कमीनी नजर से उन दोनों को देखता रहा। सुखरूख ने अपनी प्लेट वापस उठा ली थी। भूख लग गई थी भाई। दोबारा ऐसी हरकत की तो जुखरों के घर वालों से पहले तुम्हारी ठुकाई मैं करूंगा। वो उससे कान के पास झुककर बोला, फिर झटके से उसके बाल छोड़े। वो करा कर भी वाहियात अंदाज से मुस्कुराया था। जबरेज और वो आंखों ही आंखों में अंदाजे की दोस्ती पर एक दूसरे का माथा चूम चुके थे। चलो फूल लेने चलते हैं। उससे सुखरूख के हाथ से प्लेट ले ली। बैठे बैठे 4 सेब खा गई थी। शादान अपने बालों को दुरुस्त करता अपनी जगह से उठा था और जबरीश तो था ही तैयार। वो हर दफ़ा तनीन जाफिर के फूल यूं ही बिकवाया करता था। वो लकी चार्म था या नहीं, लेकिन वो उसके लिए एफर्ट्स करता था, ये सच था। फूलों की उस दुकान में वापस आओ तो वो छोटे मोबाइल पे एक बार फिर अपने दोस्तों को मैसेज भेजकर यहाँ बुला रहा था। ज़रा से मिन्नत समाजत के बाद वो दोनों आ ही जाते। काउंटर के पार से उसने नज़र उठाकर देखा। तनीन लकड़ी के 2 छोटे छोटे स्टूल्स अब दुकान के शेड तले रख रही थी। वो मुस्कुराया, यानी वो जबरीज की आदी हो चुकी थी। उसी पल 3 लड़कों का ग्रुप उन्हें दुकान की तरफ आता दिखाई दिया। उनका हुलिया अच्छा था, मगर वो इस हुलिये में मिसफिट लगते थे। तीनों में से एक लड़का आगे आया। काउंटर के पार खड़े जबरीज ने उससे उसकी पसंद पूछने को मुंह खोला था कि लड़का अपनी पेंट में से उसका चाकू निकाल चुका था। जितना भी कैश है सब निकालो, आवाज नहीं आनी चाहिए। उसका बरतानवी लहबो लहजे भी उजट कोरू जैसा था। शेड तले खड़ी तनीन तो उनके हाथों में चाकू देखते ही सुन हो गई थी। उनमें से एक लड़के ने नामहसूस अंदाज से चाकू उसकी कमर के साथ चबोया तो वो जैसे होश में आई। पैसे मत देना सबरीज, दादा को ऑपरेशन करवाना है। वो खौफजदा अंदाज में उर्दू में बोली। जबरीज जैसे सूरत हाल को समझ चुका था। लड़का अब भी अंग्रेजी में दबा दबा धमका रहा था। जबरीज ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। नज़रें उस सुर्ख फ्रॉक वाली लड़की पे थी। यूं ही हाथ उठाए वो काउंटर के दराज की तरफ झुका। दराज खोला, पैसे हाथ में लिए। उसकी नज़रें एक एक का स्कैन कर चुकी थीं। पैसे मत देना सबरीज, वो एक बार फिर गीली खौफसदा आवाज़ से बोली। वो पैसे हाथ में लिए सीधा हुआ। एक नज़र तनीम की डुबडुबाती आंखों में देखा, फिर चाकू वाले लड़के को। लड़के ने जो ही उससे पैसे झपटने चाहे, सबरीज ने जमे हुए हाथ का मुक्का उसके नाक पर दे मारा। लड़का तेवरा कर पीछे हुआ।
मगर उसके दूसरे साथी ने हाथ में पकड़ा चाकू तेजी से सबरीश के कंधे में घुसा दिया था। चाकू ने उसके बाजू को चीर दिया और खून उसकी शर्ट को चिपचिपा करने लगा। दर्द उसके बाजू में दर्द उठा था। लड़की ने चाकू बाहर निकाला और सबरीश के हलक से एक चीख बरामद हुई। श्श, हो गया हो गया। उसके चीखने पर शादान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गोली का सरा बाहर आ चुका था। वो जैसे निढाल सा होकर पीछे गिरा, जिस्म से सारी ताकत नुचड़ सी गई हो। उसका चेहरा सर्द पड़ गया था। देखो हो गया, बस अब ठीक है, सब ठीक है। शादान अब उसके चेहरे और गर्दन पे आया पसीना साफ कर रहा था। वो बुरी तरह बेहाल हो गया था। सुल्तान खामोशी से उसके पैर पे टांके लगा रहा था, जिससे जबरीज आंखें मीच लेता था, मुट्ठी बंद कर लेता था। सुल्तान के अंदाज से अनाड़ीपन नहीं था। वो किसी माहिर की तरह ये काम कर रहा था। हसन के बाजू की गोली या निकालने की ऑफर भी वो कर चुका था, मगर बाजू के जिस हिस्से में उसे गोलियां लगी थी, जरा सी कोताही पे वो मफलूज भी हो सकता था। सो सुल्तान बाज रहा। उसके पैर के गिर सफ़ेद पट्टी बांधकर वो पीछे हुआ। चंद पल गौर से उसके पैर को देखता रहा, फिर धीरे से बेख्तियार सा होकर वो सबरीश के पहलू में लेट गया। सुकून था कि क्या इस खड़े वक्त में भी उसे दोस्त के साथ मिल रहा था। उन्हीं की तकलीद में शादान भी सबरीज की दूसरी तरफ उसके पहलू में लेट गया। उसके सर के साथ सर जोड़े। जबरीज का तनफ्फुस तेज था। वो दोनों नॉर्मल थे। उनके सर जुड़े हुए थे, टांगें सीधी और आंखें छत से लगी थीं। जिस्म जख्मी थे और हौसले पुस्त। काफी देर बाद सुल्तान धीरे से बोला था, बेराम का हाथ बहुत भारी है। मैं अगर उसका दोस्त होता तो उसे मारने वाला मजाक कभी ना करता। तुम्हारे पास तो ऑप्शंस हैं, दोस्त बनो या ना बनो। मेरे नसीब में तो वो साला है। शादान भोजल अंदाज से बोला। ईसा का हाथ हल्का है, लेकिन मेरी तरफ हमेशा मुरीद आता है। सबरीज की आवाज़ फैली हुई थी। कम वक्त हाथ नहीं, पिस्तौल का दस्ता इस्तेमाल करता है। मैं जावर खड़ में सबको माफ कर दूंगी। उस जलील बेराम को कोर्ट में घसीटूंगी। मेरा हाथ अभी तक दर्द कर रहा है। वो अपना हाथ देखते हुए यासियत से बोली। वो तीनों मर्द सेरेलब मुस्कुराए मगर खामोश रहे। ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। काफी देर की खामोशी को शादान ने तोड़ा था। हमें कुछ करना होगा, हसन की हालत बहुत खराब है। शादान का लहजा मदम था। क्या तुम्हें मालूम हुआ हमारे दरमियान गद्दार कौन है? जुहरू ने सुल्तान की बंद आंखों को देखते हुए पूछा था। वो चंद पल खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, जरूरी नहीं वो कोई गद्दार हो। वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसका दिल जावर खड़ के लिए नरम पड़ गया हो। वो हमारा बुरा ना चाहता हो, लेकिन हमें यहाँ लाने के अलावा और कोई चारा भी ना हो। ट्रोजन हार्स कई बार मजबूर भी होते हैं। इन सब के दरमियान सिर्फ एक शख्स था जिसका दिल सबसे ज्यादा नरम था। सिर्फ एक शख्स था जो दुनिया के रंग में नहीं रंगता था। सिर्फ एक शख्स था जो किसी का बुरा नहीं जा सकता था। सिर्फ एक शख्स था जो कट मर सकता था, मगर छुप जाना उसकी विरासत में नहीं था। वो जो इस वक्त होश में नहीं था। वो जिसके जिस्म से खून कसीर तादाद में बह चुका था। वो शायद मर भी सकता था। हम तो दोस्त थे, हमारे दरमियान ऐसा क्या आ गया? जो भी था, जैसा भी था, हम हल निकाल सकते थे। जवरीज बंद आंखों से बड़बड़ाया। हम हल निकाल सकते थे ना? सुल्तान ने आंखें खोली। हल निकालने के लिए बात करना जरूरी होता है। हम बात कब करते हैं? हमारे दरमियान बहुत फासले हैं। सुल्तान तल्ख हुआ। सिर्फ फासले नहीं है, अब तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। हम सिर्फ घसीट रहे हैं दोस्ती को। शादान ने भी हिस्सा डाला। फिर सब खामोश हो गए। कसूर किसी एक का ना था। कोई खुद को पर सुम्मा करार दे नहीं सकता था। चंद मिनट हर कोई खामोश रहा। जुहरू उसी खामोशी के वक्फे से उकताई, फिर आगे को हुई। गोद में धरे हाथों की उंगलियां बाहम जोड़ लीं। अगर हसन की जान बचानी है तो हमें पहला कदम लेना होगा, और ये कदम मैं लेने को तैयार हूँ। मैं वो करूँगी जो जबल हान बोलेगा। मुझे करना पड़ेगा। उससे हसन की तरफ देखा। उसकी चमकती सी आंखों पे पर्दा था। जुहरू की आंखों में मलाल आ ठहरा। चाहे वो गद्दार है, चाहे बागी, चाहे गारतगर, चाहे ट्रोजन हॉर्स, मगर इन सब से पहले वो हसन सुल्तान है। वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। वो मेरे हर गम में साथ रहा है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं भी मफाहमत के लिए तैयार हूँ, हसन के लिए, उसकी जान के लिए। हमारी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जबरीज की आवाज़ मुस्तकीम थी। बाकी दोनों के चेहरे सपाट रहे। वो मफाहमत नहीं कर रहे थे, मगर उनने मजम्मत भी नहीं की थी। बस वो दोनों अपनी अपनी जगह से उड़े थे। चंद ही पल बाद शादान जग से पानी गिरा रहा था।
जबरीश उसी पानी को हथेलियों के प्याले में भरता चेहरे पे डालता जाता था। उसके बाल आगे से गीले हो गए थे। जख्मी चेहरा अब साफ था। आसीन से चेहरा खुश करते हुए उसने शादान की तरफ देखा। वो उसका डेनिम जैकेट हाथ में लिए हुए था और फिर आगे बढ़कर उससे वो जैकेट उसके बाजुओं में डाला। फिर झुककर अपने जूते उतारे और यूं ही घुटनों के बल बैठते हुए बामुश्किल ही सही मगर उससे जूते पहना रहा था। दूसरा पैर भी जख्मी था। वो एक पैर में जूता डाले मसखरा लगा था। जबरी शाहनवाज को मफाहमत के लिए तैयार किया जा रहा था। वो मफाहमत जिसके नतीजे में उनके दोस्त की जान बचाई जानी थी। इस कैद ने उनके दरमियान एहतियात पैदा किया था। कैसा लग रहा हूं मैं? वो जख्मी चेहरे के साथ मुस्कुराता हुआ अजीब लग रहा था। सुखरूप उसे देखते हुए मुस्कुराई। बाकी दोनों हंस पड़े। वो ये सवाल तनीन जाफिर से मिलने से पहले पूछा करता था। इतने अच्छे कि अगर तुम शादीशुदा न होते तो अहमद सही तुम्हें अपनी दमादी में ले लेते। सुरमाई आंखों वाली लड़की मुस्कुरा कर बोली थी। वो भी मुस्कुराया। ज़ुहरू और सुल्तान भी उसके साथ मुस्कुराए। शादान नंगे पैर सर झुकाए खड़ा था। गले में गिल्टी से उभर कर मधूम हुई थी। उसे अपने जख्मों की परवाह नहीं रही थी। ये वो लम्हा नहीं था जब उसे खौफ आ रहा था। सुल्तान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। शादान ने आंखें बंद कर ली, लबों को दांतों से काटा। कई साल बाद सुल्तान सफ्दर का हाथ उसके कंधे पे दार्स की तरह जमा था। दरमियान से सारे माहो साल गायब हुए। सुल्तान एक बार फिर दोस्त था। वो एक बार फिर उसके गले लगना चाहता था। हम साथ हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उसे धीरे से शादान के पास सरगोशी की। शादान ने सर हिला दिया। हसन मर जाएगा। वो पूछ रहा था, अपने हदशात को जुबान दे रहा था। उसे कुछ समझ ना आया। वो हमें छोड़ देगा। 10 साल से चिमटी जोंक है, वो नहीं मरेगा ना छोड़ेगा। सुखरू तसल्ली देने के अंदाज से बोली। फिर अपने बालों की चुटिया के बल खोले, हाथों से उसे दुरुस्त किया। जबरीज का एक हाथ अपने कंधे पे डाला और मुस्कुराई। वो उसके साथ मुस्कुराया था। फिर उन 4 लोगों ने सीनों के एहतमाम पे उस बंद दरवाजे को देखा। जबलहान से कहो उसकी मुलाकात आई है, तैयारी करे। वो चारों यकसुबान होकर बोले थे। वो 4 मुतहद हो चुके थे। खून और पसीने की बू में लिपटा वो तहखाना कुछ और भी सूंघ रहा था। क्या? अंदाज से लगाओ। 10 जनवरी दोपहर 3 बजे। दीवार पे न स्क्रीन्स वाला कमरा उस वह 2 लोगों की मौजूदगी लिए हुए था। जबलहान जो कि कानों पे बड़े बड़े माइक्स लगाए स्क्रीन पे चलते मनाजी देख रहा था। साथ उसके हाथ कीबोर्ड पर खटखट कुछ टाइप कर रहे थे। कीबोर्ड के साथ शीशे की प्याली रखी थी जिसमें कहवा था। टाइप करते हुए उसका हाथ शीशे की प्याली से टकराता था। मगर आज कैसा गजब था कि जबलहान ने एक बार भी कहवे की उस प्याली को लबों से नहीं लगाया था। जिंदगी में पहली बार उससे चाय को नज़रअंदाज किया था। वो सपाट तासुरात लिए हुए मशीनी अंदाज से काम कर रहा था। उसका दिल जैसे हाकसर हो गया था और वो राग भी नहीं समेट सका। दूसरा वजूद गुमसुम सा था। अंजला उसके साथ वाली जिस पे चुपचाप सी बैठी थी, खामोशी से जबलहान को देखती हुई, बगैर कहे उसे सुनती हुई। उससे जबलहान को इतना अफसरदा आज तक नहीं देखा था। कंट्रोल बेराम लाला के हाथ में नहीं जाना चाहिए था। वो चीज़ें मैं सब कर देगा। काफ़ी देर बाद वो आहिस्ते ही से बोली। जबल खामोश रहा। उससे आते ही सब खराब कर दिया है। उससे उन्हें गोलियां मारी है। एजेंट के प्लान में गोलियां नहीं थी। एजेंट के प्लान में फ्लो था, गुस्सा और अना नहीं। सब स्मूथ था। बेराम सब खराब कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, हम सब पछताने वाले हैं। वो तुम्हारा बॉस है, तुम्हें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसकी तमाम बातों के जवाब में सिर्फ यही बोला था। चेहरे के बर्फ जैसे तासुरात से कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। दरवाज़ा खोलते बेराम के कानों में उसके अल्फाज पड़े तो लब काट कर रही हो। दिल में कराहें पड़ने लगी। उससे जो कुछ आपके साथ किया है मैं उसे भाई भी नहीं मानना चाहती। और आप कहते हैं वो मेरा बॉस है। मेरा बॉस जबलहान है, वो तुर्श अंदाज से बोली। जबल ने गर्दन फेर कर कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। उससे बेराम को अंदर आते हुए देख लिया था। दोबारा स्क्रीन की तरफ मतवज्जो हो गया। कहें, फिर क्यों आए हैं यहाँ? क्या अब भी कुछ कहना बाकी रह गया है? वो कुर्सी छोड़कर उसके सामने आ खड़ी हुई, आंखों में तैश था। पूरी महफिल, पूरी बरादरी के सामने आपने अपने ही भाई के किस्से उछाले। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसका लहजा बुलंद हुआ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे जबल से बात करनी है। वाह! अंसला ने तनसिया अंदाज से बाजू उठाए। सारी महफिल में बड़े भाई को जलील कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने बात करते हुए शर्म आ रही है। लगाए मजीद इल्जामात, लगाए, जरा मैं भी तो सुनूं। शर्म नहीं आती आपको? उसका सुर्ख सफेद चेहरा इस वक्त सिर्फ सुर्ख था। बकवास ना करो हानी, लगाऊंगा एक उल्टी हाथ की।
वो सख्ती से बोला। लहजा धीमा रखो बहराम। जबल इस सारे में पहली बार बोला था। अव्वल तो वो तुम्हारी बहन है, दोइम तुम इस वक्त अपने वर्क प्लेस पे हो, और सोइम मैं उसका बड़ा भाई हूं। मेरी बहन से तमीज से बात करो। हाथ मुझे भी उठाने आते हैं। उसकी नजरें, उसका लहजा, उसका अंदाज, वो हर शय से बावर करवाता था कि वो क़यादत के लिए पैदा हुआ है। और तुम हाथ उठा चुके हो मुझ पे, उस लड़की की खातिर तुमने मुझ पे हाथ उठाया जबल। अब जब तुम आधे जावर खड़ को मेरे किस्से सुना चुके हो, तो एक बात और सुन लो बहराम। वो यूं ही उसकी तरफ पुश किए बेलचक अंदाज में कह रहा था। मैं उसके लिए मार भी सकता हूं, मारूंगा भी और मरूंगा भी। सामने चाहे बहराम हो या सारी दुनिया, फर्क नहीं पड़ता। उसे दोबारा हाथ लगाने से पहले ये याद रखना, वो मेरे लिए क्या है। बेराम खामोश रहा। चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद जबल फिर से बोला था। तुम जाओ हानि, तुम्हारे बॉस को अपने टीम मेंबर से बात करनी है। उसका लहजा नरम हुआ था। हानि चंद पल तान पे तान जमाए सबसे उसे देखती रही, फिर पैर पटक कर बाहर निकलती चली गई। जबल ने उसे जाते हुए देखा, फिर रुख स्क्रीन की तरफ मोड़ लिया। बेराम गर्दन झुकाए शर्मसारी से खड़ा रहा। गुस्से में वो जो कुछ कर चुका था, उसका अंदाजा उसे अब हो रहा था। कम से कम जबल वो इंसान नहीं था जिसे वो नाराज करना चाहता हो। बैरिस्टर के बाजू पे गहरा जख्म है, हंसला को भेजना चाहिए। जबल स्क्रीन को जूम करते हुए कह रहा था। भेजना चाहिए क्या होता है? तुम ये कहो कि जाओ बहराम, ये काम करके आओ। मुझे ऑर्डर दो जबल। वो बुरी तरह बेचैन हुआ था। मैं बॉस नहीं रहा, मेरे पास मशवरे के इख्तियार हैं, हुक्म के नहीं। ऐसे मत कहो यार, तुम हमेशा मेरे बॉस हो और रहोगे। वो बेकरारी से आगे आया और जबल के कंधे पे हाथ रखा। मुझसे नाराज मत होना, मैं मोटे दिमाग का आदमी हूँ, बातें करने का फन नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेराम अगले कई लम्हे कुछ कह ही ना सका। थोड़ी देर बाद वो 2 कदम आ गया है और जबल के कंधों पर अपने हाथ रखे, फिर धीरे धीरे उन्हें दबाने लगा। जबल हर बार उसके हाथों को आंखों से लगाता था। आज वो बेहिस्सो हरकत था, हाँ, मगर आंखों में मलाल सा था। जबड़े भींच गए और दिल में दर्द सा उठा था। इंसान हर शय सह जाता है, मगर अपनों के दिए जख्म सहते हुए ठह जाता है। जबल हान भुरभुरी रेत की मानिंद ठह गया था। मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं चाहता था। उससे गर्दन झुका दी। तुम इक़्तिदार चाहिए था बहराम, कम से कम एक बार मुझसे बात की होती। मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए था जबल, मैं बस तुम्हारे काम करने के तरीके से खुश नहीं था। और अगर मैं तुमसे कहता तो तुम कभी मेरी बात ना मानते। क्या मैंने पहले नहीं मानी थी? जबल ने उसके हाथ उठाए, चाहकर भी उसके अंदाज में सख्ती ना सकी, मगर ये नरमी भी बेराम को जूते की तरह लगी थी। तुमने 6 माह कबल मुझसे हिस्सेदारी मांगी और मैंने इनकार नहीं किया था। क्या मैंने किया था? वो कुर्सी का रुख मोड़े उसे देखे क्या। सुरमाई आंखों का रंज दिल को चीरे देता था। तुमने अगर एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे क़यादत मांगी होती तो तुम ना देते, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इस काबिल नहीं। एजेंट को भी यही लगता है। वो होंठ काटने लगा। हमें तो रुस लगता है। जबल तू बतू बोला। तुम वाकई क़यादत के काबिल नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इख्तियार देता, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम उस काबिल नहीं हो। तो फिर मैं इस प्लान का हिस्सा क्यों हूं? जब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं यहाँ इतने दिन से बगैर सोए क्यों हूं? 7 माह से मैं खुद को क्यों ख्वार कर रहा हूं, जब मैं इस काबिल ही नहीं हूं? उसके मुंह से कफ निकलने लगा था। वह मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता था। क्योंकि तुम हाथ से बात करने में अच्छे हो, क्योंकि तुम लोगों को मारते वक्त जानवर बन जाते हो। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा काम है जो तुमने लिया है। तुम इस ताज को संभाल नहीं सकते। तुम्हें लगता है ये आसान है, तख्त कभी भी आसान नहीं हुआ करते बहराम खान। उसके लहजे में कब तंज खुला उसे मालूम ना हो सका। ये तुमसे लोग भी खिलाफ करेगा, रातों की नींद भी उड़ाएगा, जज्बातों पे बंद भी बिठाएगा। और वो रुक गया। कुछ अल्फाज कहे तो जुबान से जाते हैं, मगर उन्हें कहने के लिए दिल चाहिए होता है। मोहब्बत से दस्तबरदारी भी दिलवाएगा। तख्त को तुम नहीं चुनते, वो तुम्हें चुनता है, क्योंकि उसे मालूम होता है उसके चिभोए कांटों में कितना जहर है और सहने वाले की सकत क्या है। लेकिन तुमने उसे खुद चुना है। अब जो हूं उसके लिए तैयार रहना। तुम एक लड़की के लिए अपने भाई को बददुआएं दे रहे हो जबल। बेराम को तासुफ हुआ। तुम एक लड़की को मुझ पे फोकियत दे रहे हो। अगर उसका जिक्र महफिल में हो भी गया तो कौन सी कयामत आ गई है? तुमने महफिल में मेरा जिक्र किया है, मैं तुम पे खुद को फोकियत दे रहा हूं। जबल पहली बार उस पर चीखा था। पहली बार उसकी आवाज़ उसकी आंखों में तुर्शी डर आई थी।
पहली बार वो छाँव जैसा शख्स बेहराम के लिए तपती धूप हुआ। मैं हाथून से मोहब्बत करता हूँ और ये बात मैं सारी दुनिया के आगे कह सकता हूँ। लेकिन हाथून से पहले मैं खुद से और जावर खड़ से मोहब्बत करता हूँ। कुत्तों की तरह 7 माह जाग जाग कर काम किया था। उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर उन 4 लोगों के दरमियान कह दिया कि जबल खान को मोहब्बत ने मजबूर किया है। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? वो गुर्रा रहा था। बेहराम पीछे हुआ। उसे जबल से खौफ आया था। उसे पहली बार उसकी आंखें गैर लगीं। वो अपने काम से जुनूनी हद तक ऑब्सेस लगा। वो मोहब्बत जिस पे गरूर था मुझे, तुमने उस पे साजिश की। सारी जिंदगी उन लोगों की आंखों में अपने लिए तराखुम देखूंगा। हर कोई मुझे देखकर कहेगा, वो देखो जबल खान, बेचारे को शहर की लड़की से मोहब्बत हो गई और उसे हासिल नहीं कर सका। सारी दुनिया को मालूम होगा कि जबल खान का दिल टूटा है और उन सबकी नजरों में तरस व तजस्सुस होगा। तुमने मोहब्बत को मेरे लिए गले का कांटा बना दिया है, और अगर मैं एक बाप की औलाद हूं तो मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बुलंद लहजे को सुन हंसला भागती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। जबल खान सुर्ख अंगार होती आंखें लिए बेहराम पे बरस रहा था और बेहराम सुन था, साकित साकिन। उसका भाई उसे छोड़ रहा था एक लड़की के लिए, सिर्फ एक लड़की। सब ठीक है? वो मुहतात अंदाज से कह दी आगे आई, मगर उसकी आवाज़ सब गई। मैंने सोचा था तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरी गलती पे मुझे मारोगे, डांटोगे, लेकिन मैं गलत था। वो बेयकीनी से कहते हुए पीछे हो रहा था। तुम उस 2 टके की मोहब्बत को हम पे तरजीह दिया। उसे जोर से सीने पे मुका मारा। फिर ठीक है, आज से हम कैप्टन और तुम हमारा सिपाही। बेराम खान आज से तुम्हारा भाई नहीं है। तुमको मोहब्बत मुबारक, हमको तख्त मुबारक। वो चला गया था। वो कहकर वाकई चला गया था। जबल खान लब भेजे उसे जाते हुए देखता रहा। एजेंट ट्रोजन हॉर्स था, लेकिन अपने दोस्तों के लिए। लेकिन क्या वो उनके लिए भी वही बन रहा था? जबल खान के हाथों से सब फिसल रहा था। तख्त, मोहब्बत, भाई, सब। 10 जनवरी, शाम 4 बजे। आतिशदान की गर्माहट वाला कमरा अपनी समाधि चुकन्ना किए हुए था। हर आते जाते कदम पे उसकी हंसियात किसी जासूस की तरह बेदार होती थी। आज सरबराही कुर्सी पे जबल खान की जगह बेहराम खान बैठा था और उसके मेहमान 2 लोग थे जो उसके सामने वाले सोफे पर परचुमान थे, जिनके चेहरे वो नहीं थे जो 7 जनवरी को थे। उनकी हिम्मत भी वैसी नहीं थी जैसी 7 जनवरी को थी। इन 4 दिनों ने उनके हौसले बुरी तरह तोड़ दिए थे। इन 4 दिनों ने उन्हें मासूर सा कर दिया था और आज वो घुटने टेकने को तैयार लगते थे। ऐसा बेहराम खान को लगता था। तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। जबरीश ने बोलने में पहल की। हाथ को बाहम जोड़े वो आंखें सेध में रखे उठे हुए कंधों के साथ बोल रहा था। हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। और यूं अचानक तुम्हारा फैसला कैसे तब्दील हो गया? बेराम ने धुंधे से पूछा। उससे अक में खड़ा जबल खान खामोशी से उन दोनों के तासुरात देख रहा था। उसकी नज़रें बार बार सुखरू के हाथ पे लगे सहम की तरफ भटक भटक जाती थीं। ओह, तो तुम्हें अब भी लगता है कि यह अचानक था? 4 दिन से तुमने हमें जानवरों की तरह मारा पीटा, टॉर्चर किया, और अब तुम्हें लग रहा है ये अचानक है? ज़ुखरूफ की आवाज़ बुलंद हुई। बेराम ने लब भींचे। जबल के तने हुए असाब ढीले हुए। जबरीश नरम था, ज़ुखरूफ तेज। गुड कॉप बैड कॉप। पुलिस या भी किसी भी तफ्तीशी इदारे के लोग जब किसी से तफ्तीश करते हैं तो 2 अफसर भेजे जाते हैं, जिनमें से एक धमकी और मारपीट पे उतर आता है, जबकि दूसरा मुजरिम की हमदर्दी पे तोड़ने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ से निकलने दो बेहराम खान। बाखुदा मैं तुमसे हिसाब लूंगी। तनफ्फर से कहते हुए उससे मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हारा हाथ जलाकर गलत किया। असल कोयले तुम्हारे गले में डालने चाहिए थे। बेहराम ने संजीदगी से तबसरा किया। सुखरूख ने कुछ कहने को मुंह खोला, मगर सबरीश ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे खामोश रहने का कहा। फिर बेहराम को देखा। हमारे दोस्त हसन सुल्तान के बाजू पे जो गोलियां तुमने मारी हैं, मुझे उनका इलाज चाहिए। जिस वक्त मेरा दोस्त होश में आ जाएगा हम तुम्हारी बात मान लेंगे। बेहराम जल्दी से कुछ कहने लगा जब सबरीश ने अपने हाथ बुलंद करके उससे कुछ भी कहने से बाज रखा। मैं यहाँ तुम्हारी शराइत मानने नहीं आया, सो रखना भी मत। मुझे सुल्तान की तरह बातें घुमानी नहीं आती और हसन की तरह नेकी के दर्स भी नहीं दे सकता। सो वो हाथों को बाहम जोड़े आगे को हुआ, चेहरे पे महज संजीदगी थी। 2 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे हाँ या ना में अपना फैसला सुनोगे, वरना अगले 2 मिनट में मैं अपना फैसला बदल दूंगा। वापिस सोफे से टेक लगाते वो बड़ी सहूलत से बोला, सिद्धि अक्खड़ अंदाज। वो वाकई सुल्तान सफ्तर नहीं था। बेहराम सोच में पड़ा।
अनाथ ही कि क्या उससे मुड़कर एक दफ़ा भी अपने भाई से मशवरा करने की कोशिश नहीं की, हालांकि वो करना चाहता था। ये भी हो सकता है कि एक तरफ हम आपके दोस्त का इलाज करें और दूसरी तरफ आप हमारा काम करें। जबल ने बिलाखिर मुदाखलत की। जो मायदा आप कर रहे हैं उसका कोई सिरा हमारे हाथ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है, और मशवरा भी, कि जावर खड़ को ये मायदा मनसूख कर देना चाहिए। वो बेहराम को जो कुछ सुनाना चाहता था सुना चुका था। बेहराम उससे मुत्तफिक था, मगर यानी तुम बॉस ना होकर भी फैसले करोगे और ये कठपुतली बनकर बस कुर्सी पे बैठा रहेगा। सुकुर हथेली तले थोड़ी टिकाए दिलचस्पी से बोली, पहले बताना था कि बच्चे को बस खुश करने के लिए कुर्सी दी है। बंदूक अब भी खिलौना है, बॉस अब भी तुम हो। उससे निगाहें उठाकर जबल खान को देखा। वो बराह रास्त उससे ही देख रहा था। जो खेल उसे सुखरूख के साथ खेला था, वो वही बाजी उससे पलट रही थी। और गजब ये था कि जबल का साथी बेवकूफ़ और जज्बाती था। जुखरूफ की जताती नजरों ने जबल की अना को पूरी तरह रोंदा था। बैरिस्टर का इलाज होगा। बेरहम ने बड़ी मुश्किल से जब्त करते हुए कहा। ये मेरा फैसला है और इसके लिए मुझे किसी से इजाजतनामे पे दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं। यहाँ बॉस मैं हूँ और बंदूक मेरे लिए खिलौना नहीं। इसका सबूत मैं दे चुका हूँ। उसका इशारा जबल खान की मुदाखलत की तरफ था। जाओ जबल खान, डॉक्टर को तैयार करो, ऑपरेशन की तैयारी करवाओ। जबल ने अपनी अना पे पैर रखा, सारे इख्तलाफात कंधे से झाड़कर उतारे, फिर हाथ बढ़ाकर बेराम के कंधे पे रखा। ये लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनसे पहले तुम्हें बैरिस्टर बेवकूफ़ बना चुका है। तुमने उसे गोली नहीं मारी, वो चाहता था तुम उसे गोली मारो। उससे एक लम्हे का तवक्कुफ किया। ये लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है तुम बन जाओगे। अगर इस कुर्सी पे मैं बैठा होता तो मेरा फैसला मुख्तलिफ होता। और तुम्हें यह समझना चाहिए कि अब इस कुर्सी पे मैं हूं और अब तुम्हें फैसला मेरा कबूल करना सीखना चाहिए। वो काटदार अंदाज से बोला। तुम पछताओगे और मैं तसल्ली नहीं दूंगा। वार्निंग। मुझे तुम्हारे सहारों की जरूरत है भी नहीं। तनफर। तंज। मैं एक आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। तुम तख्त पे ना होते हुए भी सरबराही चाहते हो। जबल ने लब भींच लिए। बेराम उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। उससे हाथ उसके कंधे से हटा लिया। जबरीज और जुगरू चुपचाप उन्हें देखते रहे। जुबान गैर शनासा थी, मगर अंदाज सही। ये बिल्कुल वही अंदाज था, बिल्कुल वैसा फसाद जो 4 रोज़ पहले तय खाने में उन 5 असीरों के दरमियान हुआ था। ये वो इख्तलाफ के बीच थे जिनके पौधे बहुत जल्द जड़ पकड़ने वाले थे। तख्त आने से पहले वो 5 लोग भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। अभी कल ही की बात है। जबलहान चंद लम्हे उसके हक में खामोश खड़ा रहा, फिर लंबे लंबे डग पर्दा कमरे से बाहर निकल गया। उसे अपने बॉस के हुक्म की तामील करनी थी। चंद पल बाद बेराम भी वहां से चला गया था। बस 2 लोग थे जो उन पे पहरा देने लगे थे। बंदूकें हाथ में लिए वो कमरे में चक्कर काट रहे थे। सुखरुख ने गर्दन सोफे की पुश पे गिरा दी। अब उसे जवरीज का नीम रुख नजर आ रहा था। कितने दिनों बाद आज इस कफस में कैद उसे जवरीज दिखाई दिया था। आज उसे अपना साथी असीर नहीं, 14 साल पुराना दोस्त दिखाई दिया था, जिसके साथ अच्छा बुरा वक्त देखा था, जिसके साथ रोए हंसे। उनके दरमियान क्या क्या आ गया था ना। हमदान कैसा है? उसके अचानक होने वाले सवाल पे सबरीत चौंक गया था। फिर उसकी तरफ गर्दन फेर कर देखा। वो हनूज उसे ही देख रही थी, नरम नसें, पुरखुलूस अंदाज। ठीक होगा, शायद ठीक ही होगा। उससे गले में गिल्टी से उभर कर मधुम हुई। अल्फाज टूट फूट का शिकार हुए। मैंने 4 महीनों से उसे नहीं देखा। 2 माह पहले उसकी बर्थडे थी, मैं नहीं जा सका। उसकी आंखों में कई दिन बाद जो जज्बा नजर आया था वो मलाल था। उसकी माँ मुझसे नाराज है। तुमने उसे मनाने की कोशिश की? वो नहीं मानेगी। यानी तुमने कोशिश ही नहीं की? वो अल्फाज उसके मुंह से उचक रही थी। मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है। वो सोफे के हत्थे को खुरचने लगा। माफी के फैसले माफ करने वाले पे छोड़ देने चाहिए। गिल्टी को बस अपना कसूर मानना आना चाहिए। तुमने अपना कसूर मानना नहीं सीखा। वो उसे कई हजार बार पढ़ी हुई किताब की मानिंद पढ़ रही थी। तुम लड़की हो, इसीलिए उसे फेवर कर रही हो। सोफे के हत्थे पे चढ़ा स्याह गलाफ उतरने लगा था। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इससे तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। तुम गलत हो जबरीज। मैं यहाँ तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि अगर महफिल में कहना पड़ा तो मैं तुम्हें सही कहूँगी। अगले कई लम्हे सबरीज बिल्कुल खामोश रहा। सुखरुख ने देखा कि उसकी आंखों की जोत बुझ गई थी। उसके नाखून अब भी सोफे को खुरच रहे थे। वो डिस्टर्ब लगता था। वो प्रेग्नेंट थी। ये हमारा दूसरा बच्चा था।
उसे बच्चे बहुत पसंद थे जी। जज्बात से भोजल आवाज़ में वो उसे उस नाम से पुकार रहा था जो कई साल पहले उसे दोस्तों की तरफ से दिया गया था। हमदान के बाद उसके 2 मिसकैरेज हुए थे। वो बहुत डिस्प्रेस रहने लगी थी। मैं उसे बहुत समझाता था कि औलाद की तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सौलिया और सेहतमंद होने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसे अपने अंदर खामियां दिखती थीं क्योंकि वो इकलौती थी। उसे लगता था अगर हमदान भी इकलौता रहा तो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। वो लहजा भर के लिए खामोश हुआ। मैंने उसे तसल्लियां दी थी, लेकिन शायद मैं लफ्ज़ों के साथ बुरा हूँ। हद से ज़्यादा बुरे। संजीदा तबसरों सबरीश आसुर्दगी से मुस्कुराया। और फिर कई साल बाद, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, वो दोबारा प्रेग्नेंट थी। वो खुश थी और मैं उसे देखकर खुश। उसने मुझसे कहा था कि मैं कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेकर उसके साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया था और वो घर में अकेली थी। उन्हीं दिनों मेरी नौकरी छूट गई थी। मेरे माली मसाइल बढ़ गए थे। लेकिन उन्हीं दिनों मुझे यूनिसेफ की तरफ से एक कोलैब की ऑफ़र मिली। मुझे किसी भी कीमत पे वो काम चाहिए था, मगर उन्होंने मुझे पाकिस्तान में करने को एक टास्क दिया था, जिसके लिए मुझे बलूचिस्तान के तही इलाकों की तरफ जाना था। मैं उसे अकेला छोड़ गया। बोलते बोलते वो एकदम खामोश हो गया। फिर गर्दन फेर कर सुखरूख को देखा। कोई मलामत, कोई हकारत नहीं। वो उसे बस सुन रही थी। कितने अरसे बाद आज सबरीश को मालूम हुआ था कि वो दोस्त है, और दोस्तों के सामने जज होने का खौफ छूट जाता है अगर वो वाकई दोस्त हो। वो अब रुख बदल कर बैठा, चेहरा पूरा उसकी जानिब, और एक टांग मोड़कर अंदाज में बेचैनी रफ़ा होने लगी। अब आंखों में कुछ बेहद मुख्तलिफ था। मैं चला गया और वो मुझसे नाराज़ हो गई। 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल्स की। मैंने कॉल्स नहीं ली। उसके अगले दिन मुझे एक मैसेज मिला। उससे होंठ काटे, दिल को जैसे कुछ हुआ था। वो सीढ़ियों से गिर गई थी और वो पूरा एक दिन वहीं पड़ी रही। हमारा 7 माह का बच्चा मर गया। उसे कितनी तकलीफ झेली होगी। मैं जब जब सोचता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, गिल्ट होता है। उससे मैसेज में लिखा था कि हमारा बच्चा मर गया है और मुबारक हो, अब वो दोबारा माँ नहीं बन सकेगी। वो हमदान को लेकर चली गई। मैं कई बार उसके पीछे गया, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बहुत सारी मिन्नतों के बाद वो घर वापस आ गई थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकी। हमारे झगड़े बढ़ गए। वो तनीन जाफिर नहीं रही थी। वो एक मुख्तलिफ औरत बन गई थी। मैं उसे नहीं पहचानता था। मुझे घर छोड़ना पड़ा। अब भी हर दूसरी कॉल पे हमारी लड़ाई होती है। अब हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सब बहुत बदल गया है। उससे गर्दन झुका दी। सुखरूफ ने खामोशी से मेज पे रखे जग में से थोड़ा पानी ग्लास में डाला और उसकी तरफ बढ़ाया। सवरेज ग्लास साम चुका था। पानी नहीं पिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि इतना सब हो गया है। ये फ़ोन कॉल पे होने वाली बातें नहीं थी। हम मिल सकते थे। उसने गिला किया। मैं क्राइसिस में था। तुम कोशिश करती तो हम मिल सकते थे। जवाब शिकवा। कम से कम हम दोनों के दरमियान तो ये सब नहीं आना चाहिए था सबरीज। तुमने और मैंने बहुत कुछ साथ देखा है। उसकी बात पे सबरीश ने गर्दन उठाकर उसे देखा। मैं लंदन से पहले स्कूल में तुम्हारी पहली दोस्त थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत से सबसे पहले वाकिफ हुई थी, और मैंने तुम्हें डिस्प्लेस होते हुए भी देखा था। सबरीश हंस पड़ा। सुखरुख भी धीमा सा मुस्कुराई। तहसीह करें मैडम, मुझे हाना बदोशी का मशवरा आपने ही दिया था। सुखरुख आगे को ही, लबों पे मुस्कुराहट डर आई। एनीथिंग फॉर लव। सबरीश हनूस उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके जहन के पर्दों पे सिर्फ एक मंजर था, सिर्फ एक इंसान।